सतीश उपाध्याय जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश उपाध्याय जी दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके पहले बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और दिल्ली में चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। आप और कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है और बीजेपी की लिस्ट की प्रतीक्षा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बड़े बड़े उम्मीदवारों को मैदान में लाने वाली है, जिसकी वजह से विचार मंथन की वजह से लिस्ट में देरी हो रही है। उपाध्याय जी, आपको क्या लग रहा है, लिस्ट कब तक आ रही है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और हमारे यहाँ प्रत्याशियों का चयन एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है। जी। केवल सिंगल मैन पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति ने डिसाइड कर दिया कि तुम खड़े हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति से प्रत्याशियों का चयन होता है और उसी के कारण से जो भी समय लगता है वो समय है। और अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं। जी। और इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पार्टी में जिस प्रकार का मंथन चल रहा है और पूरी तरह से इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाना है और हराना है, तो उसके लिए बिल्कुल एक तैयारी के साथ आपको कोई काम जल्दीबाजी में नहीं करना और इसलिए जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी करेगी। सतीश जी, पिछले 3 बार से बीजेपी लाख कोशिश करने के बाद भी दिल्ली में आ नहीं रही है। इस चुनाव में क्या मुद्दे लेकर आप लोग आ रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति प्रभावी होगी? देखिए, लोग पिछले 11 साल से 15 साल का कांग्रेस का राज था और 11 साल 10 साल का आम आदमी पार्टी का जो राज रहा है उसमें पूरी तरह से जो वायदे दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने किए थे उसमें वो पूरी तरह से विफल हुए हैं। ये पार्टी पूरी तरह से 10 साल में दिल्ली को बेहाल कर दिया। दिल्ली पूरी तरह से कुप्रबंधन का भेंट चढ़ गई। दिल्ली में शायद ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है और पूरे देश में ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसमें पूरी तरह से अराजकता के अलावा और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, जिसमें आपको भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा, जिस सरकार के विधायकों से लेकर के और उप मुख्यमंत्री से लेकर सांसद से लेकर और खुद मुख्यमंत्री जेल में चले जाएं, तो वह कैसी सरकार, किस तरह की सरकार? और ऐसी सरकार जो लोगों का विश्वास खो दे, जो पूरी तरह से जेल में जाकर के लोगों का आप नेतृत्व कर सकते हैं क्या? और आप जेल में क्यों गए? इसका कारण है कि आपने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके से दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी आप लेकर के आए, जिस तरह से आपने कार्टेल बनाया, जिस तरह से साउथ की लॉबी को आपने इन्वॉल्व किया, जिस तरह से प्राइवेट लोगों से करोड़ों रुपए आपने इसमें भ्रष्टाचार लिया, उसके कारण से आप जेल में गए। दिल्ली को आपने शराब की नगरी बनाने का पूरा प्रयत्न किया। एक के साथ एक फ्री, इस तरह से युवाओं को अंधकार में भेजने का आपने पूरी तरह से प्रयास किया। दिल्ली की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी। तो ये तो एक मुद्दा है, लेकिन आपने लोगों को वायदा किया था कि आप 24/7 पानी देंगे लोगों को, तो आप बुनियादी सुविधाएं पानी आप दे नहीं पाए। और पानी लोगों को देना तो छोड़ दीजिएगा, आपने कहा कि हम फ्री पानी देंगे। फ्री तो तब देंगे जब पानी होगा, और लोगों को दूषित जल मिला, लोगों को पानी नहीं मिला। यमुना जो हमारा मेन सोर्स पानी का है, उस यमुना को आपने पूरी तरह से आप प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाए। आपने 2015 में वायदा किया कि 16 में डुबकी लगाएंगे। आप तो पत्रकार हैं, हर वर्ष पत्रकारों को कहते रहे कि आपको यमुना में ले जाकर के डुबकी लगाएंगे। 2020 का चुनाव आ गया, फिर उन्होंने कहा कि मैं 21 में सबको लेकर के जाऊंगा, लेकिन आपने किसी भी प्रकार से यमुना की सफाई के लिए कोई काम नहीं किया। यमुना आज पूरी तरह से काले नाले के रूप में बह रही है। यमुना में जो छठ की पूजा होती है, लोगों को किस प्रकार का, महिलाओं को किस प्रकार का उनके साथ अन्याय है कि उनको अपनी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। तो पानी आपने दिया नहीं, बिजली आपने कहा था लोगों को फ्री देंगे, 200 यूनिट के बाद आपने 201 हो जाए तो लोगों को पूरी बिजली के पैसे देने पड़ते हैं। बिजली के बिलों पर
बिजली के बिलों पर पेंशन का सरचार्ज लगा हुआ है, लोगों के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, तो ना आपने बिजली दी ना आपने पानी दी। सड़कें दिल्ली के जो हालात हैं वो आप देख नहीं सकते कि सड़क है या गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये आपको पता नहीं चलेगा। गांव में जाइए तो गलियां टूटी हुई हैं, बस्तियों में जाइए तो गलियां टूटी हुई हैं। फिर आपने कहा कि एमसीडी हमको दे दीजिएगा। आज दिल्ली में आपने दिल्ली से कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बात की थी, आज हर गली में हर मोहल्ले में छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ आपको दिखाई दे जाएंगे। पूरी दिल्ली आपको कूड़ा कूड़ा दिखाई देगी। इसी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर आई थी वो खुद भ्रष्टाचार में फंस गई। ठीक है, अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को, प्रणब मुखर्जी को, मनमोहन सिंह को सबसे भ्रष्टम नेताओं में गिनते थे, लेकिन किसी के ऊपर कोई अपराध साबित नहीं हो पाया। 2G 3G पता नहीं कौन कौन से घोटाला का नाम लेते थे, कोर्ट ने सबको बिल्कुल ही परसेप्शनल नोशनल चीज करके निपटा दिया, और खुद स्वयं जिस घोटाले में फंसे उसमें सफाई देते घूम रहे हो। एक मेरा अहम सवाल है सतीश जी, आपकी पार्टी का कोई यमुना पे प्लान है? निश्चित रूप से यमुना पर प्लान है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी, और निश्चित रूप से अगर नहीं आ ही रही है सत्ता में, इस बार आएगी, तो हम यमुना में जिस तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों में किए हैं, ये यमुना को केवल साफ ही नहीं करेंगे, अलग अलग जगह पर एसटीपी बना करके यमुना में जो नाले का पानी है उसको छोड़ना बंद किया जाएगा। यमुना एक्शन प्लान के तहत उसको सही मायने में लागू किया जाएगा। दिल्ली में यमुना का रिवर फ्रंट इन्होंने तो केवल कहा ही कहा है, कुछ किया नहीं है, हम उसको बना करके दिखाएंगे। और यमुना हम लोगों के लिए जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है यमुना और गंगा, तो निश्चित रूप से उसके लिए हम काम करेंगे। और केंद्र के साथ मिलकर जो हर घर जल का मिशन है, उस मिशन को भी हम आगे लेकर के जाएंगे। सतीश जी, उम्मीद है कि टेम्स नदी पे जो जिस तरीके का रिवर फ्रंट है, यमुना में भी बनने की कोशिश होगी जब बीजेपी की सरकार आएगी। एक दूसरा सवाल सतीश जी मुझे सताता है, खुराना साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज के जाने के बाद बीजेपी किसी एक फेस को कल्टीवेट नहीं कर पाई जिसको प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाए। पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में जो डिबेकल हो रहा था, सब कुछ होने के बावजूद प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे थे, गृह मंत्री कैंपेन कर रहे थे, लेकिन वो चूंकि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, इसलिए कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के चेहरे की कमी की वजह से मुझे लग रहा है कि बीजेपी को पीछे रहना पड़ता था। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। आप इतने राज्यों में हमने चुनाव लड़े हैं, चाहे आप महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, चाहे आप हरियाणा का चुनाव देखिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ का चुनाव देखिए, चाहे आप मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, पार्टी सभी जगह सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ती है। और हमारे देश के शीर्ष नेता हैं जिन्होंने एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जिनका, उनको भी लेकर के चलते हैं। ठीक आपने कहा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना, लेकिन वो हमारे को नेतृत्व देने वाले, प्रेरणा देने वाले हमारे नेता हैं। और उसी के आधार पर हमारे यहाँ नेता जो जिन्होंने राज्यों में नेतृत्व देना है, ऐसे बहुत नेता हैं, लेकिन हर पार्टी की अपनी नीति है, हर पार्टी का अपना एक कार्य करने का तरीका है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में किसी भी तरीके से जहां पर भी ऐसा हुआ है, वहां उन्होंने, कोई जरूरी नहीं है कि चेहरा देकर के चुनाव लड़ा हो। मैं मध्य प्रदेश में काम करता हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सरकार जब बनेगी तो आपको योग्य नेतृत्व देने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के पास है। योग्य नेता भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं जो दिल्ली को एक बेहतर राजधानी बना सकते हैं। सतीश जी, एक मौलिक प्रश्न है, बीजेपी के पास चाहे वो दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, सब जगह 35 से 40% वोट सिक्योर्ड है, बीजेपी का वोट है। लेकिन दिल्ली में सत्ता में आने के लिए आपको 40 क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को का जो वोट परसेंटेज है वो 60 के ऊपर है, और दूसरे राज्यों में जो बाकी वोट है 60% वो बढ़ जाता है, 40 के आसपास बीजेपी को मिलती है, बीजेपी सत्ता में आ जाती है। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहां पे आप क्या क्या काम करने जा रहे हैं जो 40 का फिगर आगे बढ़ के 50 हो जाए, 55 हो जाए? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी, अब हर पार्टी का, केजरीवाल साहब की पार्टी का भी अब पूरी तरह से गुब्बारा भ्रष्ट हो चुका है जी। वो अब उसमें लोगों को, उनका जो सच है, जो उन्होंने
जिस तरह से दिल्ली के लोगों को सपने दिखाए थे, जिस तरह से दिल्ली के लोगों को तमाम तरह के वायदे किए थे, जिस तरह से लोगों को उन्होंने कहा था कि दिल्ली एक पेरिस और लंदन बन जाएगी, तो वो परसेंटेज उसी के कारण से लोगों ने विश्वास किया था। और अन्ना का बाय प्रोडक्ट ये पार्टी बनी थी। कांग्रेस ने उस समय बहुत भ्रष्टाचार किया था, तो कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था। तो इसलिए अब उन सब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि ये केवल और केवल कोरे वायदे करने वाली पार्टी है। इन्होंने दिल्ली के लिए टेंजेबल कुछ दिया नहीं है। और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का अपना हमारा वोट परसेंटेज है, हमेशा हमारा 38, 39, 40% के आसपास रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो अभी हमारे 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए हैं, रिजल्ट हैं, उसमें हमने बहुत बेहतरी के साथ जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाया है। और इसी शानदार प्रदर्शन को हम विधानसभा में और बेहतरी के साथ प्रदर्शित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सतीश जी, एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है। पिछले दिनों पार्लियामेंट हो रहा था, जिसमें अमित शाह जी के जुबान से कुछ बातें निकल गई जो अंबेडकर के खिलाफ हुई। तो इसकी वजह से ऐसा सामान्य फीलिंग है दिल्ली में कि जो दलित वोट है, जो क्लस्टर वोट है, जो झुग्गी झोपड़ियों के वोट है, वो वोट शायद खिसक रहा है, शायद वो कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है। उसको कैसे संभालेंगे? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। मोदी जी के नेतृत्व में ये एक ऐसी सरकार है जो मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार उनको समर्पित सरकार है जिनके पास कुछ नहीं है। तब से लेकर आज तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक समरसता को लेकर, उनके आदर्शों को आगे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों में अपना एक बेहतर प्रदर्शन किया है और उनके जीवन स्तर में हर तरीका का सुधार भी किया है। एक स्ट्रीट वेंडर से लेकर के गांव के एक छोटे किसान से लेकर के, चाहे वो ST SC हो, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, लेकिन पूरे समाज की सामाजिक समरसता को, समाज के ताने बाने को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंचितों को हमेशा ही न्याय दिया है। और ये जो परसेप्शन फैलाने की बात है, ये जो अफवाह फैलाने की बात है, ये कुछ, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस तो इसमें माहिर है, बाकी जो अपोजिशन पार्टी हैं वो भी, उन्होंने तो इससे पहले भी बहुत इस तरह की बातें फैलाई थी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और पूरे के पूरे इस समाज को कि इस पूरे समाज ने, वंचित समाज ने भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से साथ दिया है और दिल्ली में भी ये सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। सतीश जी, एक प्रश्न और है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने एक सवाल उठाया था कि पंजाब से यहाँ पैसे आ रहे हैं और वहाँ खुफिया तंत्र जो वहाँ का है वो मदद कर रहा है इस सरकार को पैसे देके यहाँ के चुनाव जीतने में, जिसपे LD ने कोई इंक्वायरी वगैरह भी की बात की है। इसके बारे में राजनीतिक रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का इतिहास देखिए ना आप, इनके ऊपर किन किन लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दिल्ली से, भारत से बाहर बैठे लोगों ने भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और पूरी तरह से जिस तरीके से दिल्ली में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई और तभी सब जेल में भी गए। आज पंजाब का भी बुरा हाल है। पंजाब में जिस प्रकार से इन्होंने नशे को रोकने की बात की थी, आज पंजाब के हालात क्या हैं, पंजाब में जाकर के आप देख सकते हैं। पंजाब की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठी हुई है और उस अर्थव्यवस्था को भी वहां भ्रष्टाचार की भेंट पूरी तरह से सरकार वहां की चढ़ चुकी है। और वही जो भ्रष्टाचार का पैसा है, ये तो हमेशा से इन्होंने ही किया है कि जब दिल्ली से कमा करके पूरे भारत के अंदर जाकर के अपना प्रचार प्रसार करते थे। 500 करोड़ से ऊपर का बजट इनका एडवर्टाइजमेंट का था। एक मोहल्ला क्लिनिक 20, 25, 30 लाख का खुलता था और 10 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट होता था। तो ये सरकार की इनकी नीति रही है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, जिसने अपना शीश महल करोड़ों रुपए का, 50 करोड़ से ऊपर का शीश महल बना लिया, जिसने कहा कि मैं तो आम आदमी की तरह से सरकारी बंगले में बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। तो इनका ये तो सबसे बड़े यूटर्न मुख्यमंत्री हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार पूरी तरह से इनको रिजेक्ट करेगी।
ये बात सत्य है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जनता को चीट किया है और यहाँ के पैसे से अपनी साख बढ़ाने के लिए, चाहे वो पंजाब हो या गुजरात हो, गोवा हो, उसका इस्तेमाल किया है। ये बातें यहाँ की जनता की समझ में है। सतीश जी ने इस बातों को अप्रूव किया और लग रहा है कि इन बातों पे जनता यहाँ की गुस्साई हुई है और जो मत में परिवर्तित होती नजर आ रही है। जी मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं कि इन्होंने पूरे दिल्ली में वायदे किए थे कि ये महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ अत्याचार अगर किसी सरकार ने किया तो वो इस अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके विधायकों ने किया। जितने भी विधायक हैं, इन्होंने, आपको ध्यान होगा कि एफिडेविट दिया था कि मेरे सारे विधायक चरित्रवान हैं, उनके ऊपर किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। आज आप देखेंगे उनके विधायकों के ऊपर महिलाओं के साथ असम्मान के, महिलाओं की बेइज्जती करने के, बलात्कार के, रेप के, किस किस तरह के सीआरपीसी के मुकदमे लगे हुए हैं। इन्हीं के एक मंत्री ने जब एक राशन कार्ड बनाने महिला गई थी तो उसके साथ किस तरह से उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया था। इन्हीं के सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा के जो आरोप लगे हैं, जो एफआईआर हुई हैं, और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री निवास में इन्हीं की सांसद की जिस तरीके से स्वाति मालीवाल की जिस तरीके से बेइज्जती की गई, जिस तरह से उसको मारा गया, जिस तरह से उसको घसीटा गया, ये अपने आप में उदाहरण है कि किस तरीके से ये महिलाओं के साथ अत्याचार और उनका सम्मान नहीं करते हैं। तो जिस मुख्यमंत्री निवास में महिला सुरक्षित नहीं है, तो इनके राज में दिल्ली में महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी, इनके विधायकों के पास जाने से महिलाएं कैसे कतराएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सतीश जी, आने वाले दिन में लग रहा है अब 9 वर्ष में ही दिल्ली के चुनाव का नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद चुनाव आधिकारिक रूप से डिक्लेयर होगा। आपसे हम फिर आगे बात करते रहेंगे। आप स्टार व्यूज से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।